नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको दो दो नंबर में हर बार पूछे जाते हैं। और आप जानते हैं कि आपसे 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 10 नंबर आपको पक्के हो जाते हैं। और जो है हम आपको इसकी दो वीडियो कराने वाले हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आपके सारे के सारे हम जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए और देखते रहिए। इसमें जो है आपके 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले प्रश्न भी इसी में आज समाप्त होने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 नंबर में और 5-5 नंबर में, आज हम आपको ये सारे के सारे करा देंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि धोलावीरा का उत्खनन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो धोलावीरा का उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट, जिन्हें हम RS बिष्ट के नाम से भी जानते हैं, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किसका उत्खनन करवाया था? धोलावीरा का उत्खनन इनके नेतृत्व में 1990 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1990 में प्रारंभ हुआ। हालांकि स्थल की खोज, यानी कि जो ये धोलावीरा था, इसकी खोज जो है 1967 से 1968 में JP जोशी ने की थी। यानी कि जो धोलावीरा था, इसकी जो खुदाई हुई थी वो 1990 में किसने करवाई थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। लेकिन इसकी जो खोज हुई थी वो जो है 1967 से 1968 के बीच में JP जोशी ने कर दी थी। तो ये सब आपको लिखने हैं, तभी जाके आपको 2 नंबर मिलते हैं। फिर आता है मेगास्थनीज कौन था? आप जानते हैं मेगास्थनीज के बारे में, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिनको सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत भेजा गया था। तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत, इतिहासकार और लेखक थे। मेगास्थनीज कौन थे? एक यूनानी राजदूत थे, इतिहासकार भी थे और लेखक भी थे, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम निकेटर के द्वारा भेजा गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन भारत का विस्तृत विवरण दिया है, जिसमें प्रशासन, समाज और संस्कृति का वर्णन है। यानी कि जो मेगास्थनीज थे, ये जो है एक यूनानी राजदूत थे, ये जो एक इतिहासकार भी थे, लेखक भी थे, और ये जो है राजदूत भी थे। ये राजदूत किसे कहते हैं? जो किसी के पास संदेश लेकर जाता है उसे हम राजदूत कहते हैं। तो इन्होंने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें इन्होंने मौर्यकालीन समाज के बारे में बताया, मौर्य वंश के बारे में बताया, वहां का शासन कैसा था, प्रशासन कैसा था, और प्रजा कैसी रहती थी, संस्कृति कैसी थी। तो इन सब के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया है, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? मेगास्थनीज की। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है, अशोक के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? यानी कि जो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे अशोक, उनके जो इतिहास है उनके इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या है? तो अशोक के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत उनके शिलालेख हैं। शिलालेख या फिर अभिलेख। यानी कि जो अशोक के इतिहास के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? उनके शिलालेख हैं, जिनमें चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं पर बनाए गए अभिलेख शामिल हैं। यानी कि किन पर? चट्टानों पर, स्तंभों पर और गुफाओं में जो बनाए गए अभिलेख हैं। अभिलेख यानी कि जो किसी सतह पर खोदे गए हैं, उसी को हम अभिलेख कहते हैं। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ जैसे अशोकवदन, दीपवंश और महावंश भी उनके जीवन और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये हैं अशोक के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत। फिर आता है अंडाल कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो अंडाल 9वीं शताब्दी की एक महिला संत कवि थी। कौन थी? महिला संत कवि थी। और 12 अलवार, अलवार कौन होते हैं? जो कि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें अलवार कहा जाता है। और अलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और नैनारों की संख्या कितनी थी? 63 थी। तो जो 12 संत थे अलवार, उनमें से एक महिला थी, अंडाल संतों में से एक थी। उन्हें देवी लक्ष्मी, अंडाल को देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। क्या माना जाता है? देवी लक्ष्मी का अवतार। और दक्षिण भारत में वैष्णव परंपरा की एक महत्वपूर्ण हस्ती हैं। उन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है, जो विष्णु को अपने पति के रूप में पूजती हैं। यानी कि जो अंडाल थी, इनको जो है दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। और ये जो है वैष्णव परंपरा से जुड़ी हुई थी। और
ये जो है भगवान विष्णु को अपना पति मानकर उनकी पूजा करती थी। जैसे कि आप जानते हैं मीराबाई यानी कि जो मीरा जी थी वो भी इसी प्रकार श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी पूजा करती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी 1699 ईस्वी में। तो खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु किसने की थी? 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में की थी। यह घटना सिखों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है और इसकी स्थापना 13 अप्रैल को यानी कि 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को बैसाखी पूर्णिमा के दिन आनंदपुर साहिब में हुई थी। कहां पर हुई थी? आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। फिर आता है जोतदार कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वें चैप्टर में आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो जोतदार जोतदार ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ग्रामीण बंगाल में एक शक्तिशाली धनी किसान वर्ग था। जोतदार को हम हवलदार, गणितदार, जवाबदार या मंडल भी कहते हैं। कहां पर कहा जाता था? मुगल काल में। और ये जो है एक धनी शक्तिशाली कौन होते थे? किसान वर्ग हुआ करता था। इनके पास बड़ी मात्रा में जमीन हुआ करती थी और वे अक्सर स्थानीय व्यापार और साहूकारी गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। यही इनका काम था, किनका? जोतदारों का। जोतदारों को हम क्या कहते थे? उन्हें हम जो है हवलदार, गणितदार, जवाबदार या मंडल भी कहते थे। और ये जो है मुगल काल से संबंधित है और सॉरी ब्रिटिश काल में इनको जो है रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको याद करने हैं, अपनी कॉपी में नोट हुई। इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात याद रखनी है, यदि प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ 10 शब्दों में लिखना है। यदि आपसे प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको लगभग 50 शब्दों में लिखना है, ये आपको याद रखना है। यदि आपसे प्रश्न 8 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जाता है तो फिर आपको लगभग 200 से 250 शब्दों में इसका आंसर देना पड़ता है। तो महाराजा मेहताब चंद कौन थे? तो महाराजा मेहताब चंद बर्दवान के महाराजा थे। कहां के महाराजा थे? बर्दवान के महाराजा थे, जिन्होंने 1844 से 1879 तक शासन किया था। उनका जन्म 17 नवंबर 1820 को हुआ था और उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था। वे अपने उत्तराधिकारी के रूप में बर्दवान के पहले के राजा के भतीजे बने थे। क्या बने थे? यानी कि वो उत्तराधिकारी के रूप में बर्दवान के पहले के राजा जो थे उनके कौन थे? भतीजे थे। और इनको जो उत्तराधिकार में क्या मिला था? बर्दवान इनको जो है शासन करने के लिए मिला था। और इन्होंने जो है जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें इन्होंने जो है अंग्रेजों का समर्थन किया था, ना कि अपने देशवासियों का। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के शिष्य थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस जैन संत के शिष्य थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत आचार्य भद्रबाहु के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? भद्रबाहु के शिष्य थे। और भद्रबाहु किसके शिष्य थे? महात्मा गौतम बुद्ध के। भद्रबाहु के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन त्याग दिया और जैन धर्म अपना लिया था। यानी कि जो ये जो भद्रबाहु थे ये किसके शिष्य थे? महावीर स्वामी के, ना कि ये जो है बौद्ध धर्म में आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध थे, लेकिन जो जैन धर्म में थे स्वामी ऋषभदेव जी थे और महावीर स्वामी थे, जिन्हें हम अंतिम तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। और भद्रबाहु जो है उनके शिष्य थे। किसके शिष्य थे? महावीर स्वामी जी के। और इन्हीं के उसमें आकर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है अपना सिंहासन त्याग दिया था, यानी कि इनके प्रभाव में आकर अपना सिंहासन त्याग दिया और जैन धर्म को अपना लिया था। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? श्रवणबेल गोला में हुई थी।
अब आता है लोथलपुरा स्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी। तो लोथलपुरा स्थल की खोज 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में इसकी खोज हुई थी और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। इसके बाद एस आर राव के नेतृत्व में 1955 में इसका उत्खनन हुआ था, यानी कि इसकी खुदाई हुई थी। 1955 से लेकर 1960 के बीच में इसकी खुदाई हुई थी। फिर आता है अमुक्ता माल्यद, यानी कि अमुक्ता माल्यद नामक तेलुगु साहित्य की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? यानी कि ये एक ग्रंथ है अमुक्त माल्यदा, ये जो है कृष्णदेवराय ने इसकी रचना की थी। तो अमुक्त माल्यद की रचना विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुई थी। यह तेलुगु साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है जिसकी रचना 16वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। कब हुई थी? 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी रचना हुई थी। यह आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है। फिर आता है अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था, किसने किया था? तो अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेबरिज ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेबरिज ने। यदि आपसे 2 नंबर पूछा जाता है तो सिर्फ आपको इतना लिखना है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेबरिज ने किया था। और यदि आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है तो फिर आपको पूरा लिखना है कि अंग्रेजी अनुवाद का अकबरनामा का अनुवाद हेनरी बेबरिज ने किया था। उन्होंने यह काम 1897 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा सौंपे जाने के बाद किया और इसे पूरा करने में 2 दशक यानी कि लगभग 20 वर्षों का समय लगा था। यह अनुवाद 3 जिल्दों में है और 20वीं सदी की शुरुआत में पूरा हुआ था। फिर आता है 1857 के विद्रोह में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या था? यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें जो प्रयुक्त यानी कि जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था, वो क्या था? तो प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी जो है 1857 के विद्रोह में प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। 2 नंबर अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख किसी सतह जैसे पत्थर, धातु या मिट्टी की पट्टिकाओं पर उकेरी गई या लिखी गई लिखित सामग्री होती है जो किसी तथ्य, आदेश, धार्मिक विचार या ऐतिहासिक घटना को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए बनाई जाती है। प्राचीन काल से शासक अक्सर अपने आदेशों को पत्थरों और खंभों पर खुदवाते थे ताकि वे लोगों तक पहुंच सकें। तो अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो कि प्राचीन समय में किसी पत्थर पर, मिट्टी पर या किसी गुफा में जो अभिलेख बनाए जाते थे उन्हीं को क्या कहते थे? अभिलेख कहा करते थे। यानी उनको जो है उस सामग्री को लिखा जाता था। जैसे कि कोई अपने शासन के बारे में, पहले आप जानते हैं कि पेन और कागज नहीं हुआ करता था, तो क्या करते थे लोग जो है अपनी भाषा में किसी सतह पर खोद दिया या फिर किसी गुफा में लिख दिया, तो वो जो है खोद खोद कर वो जो है लिखा करते थे, उसी को अभिलेख कहते थे। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र कौन थे? तो आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने करवाई थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। ये दोनों ही कांस्य युग के सबसे बड़े शहर थे और अपनी उन्नत शहरी योजना के लिए जाने जाते थे। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यानी कि जो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है और उसी को जो है पंजाब प्रांत के नाम से भी उसमें जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आपको याद रखने हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के 2 भाई हुआ करते थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, उन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के 2 भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने की थी। फिर आता है इब्न बतूता का यात्रा वृतांत क्या कहलाता है और किस भाषा में लिखा गया है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृतांत जो है वो कहलाता है रिहला, जिसका अरबी में अर्थ होता है यात्रा, और इसको कहा जाता है यानी कि इसको क्या कहा जाता है? रिहला कहा जाता है। और यह पुस्तक जो किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। किस भाषा में?
अरबी भाषा में। ये भी आपको याद रखना है, दोनों प्रश्न आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये आपको काफी ज्यादा याद रखना है। जिस जिस पर हम इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं उनको तो आपको पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको अपनी कॉपी में लिखिए, नोट करिए, बार बार रिवाइज करिए। आपको एक बात याद रखनी है, यदि आपको अपना माइंडसेट अच्छे से बनाना है तो आपको एक बात याद रखनी है, जो आपने आज पढ़ा, आपने जो आज पढ़ा उसे जो है आप 4 दिन बाद पढ़िए, फिर उसी को दोबारा से 7 दिन बाद पढ़िए। यानी कि जो आज पढ़ रहे हैं उसको 4 दिन पढ़ने के बाद, फिर 7 दिन पढ़ने के बाद, फिर आप जो है 15 दिन बाद उसे पढ़िए, ताकि आपके माइंड में वो फीड हो जाए। इसे कहते हैं हम कौन सा रूल? 147 रूल। 147 रूल। तो 147 रूल क्या होता है कि किसी को भी ये याद करने की एक अच्छा रूल है, अच्छा नियम है। जैसे कि आज हम ये पढ़ रहे हैं तो इसी को जो है आप दोबारा से रिवाइज कीजिए चौथे दिन। फिर जैसे आपने उन 3 दिनों में पढ़ा और ये भी पढ़ा चौथे दिन, और फिर आप जो है आगे वाले 3 दिनों में जो पढ़ोगे तो 7वें दिन जो आपको सारा का सारा रिवाइज करना है, ताकि आपको अच्छे से याद होता रहे। यही होता है 147 रूल, और ये जो है लगभग हर टीचर आपको बताता ही है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके दिमाग में फिर छप जाता है, आप जो भी पढ़ते हैं आप उसे भूल नहीं पाते हैं। आपने IAS टीना डावी का नाम सुना होगा, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। तो उन्होंने जो है अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं जो आज पढ़ती हूँ उसी को दोबारा से, यानी कि 7वें दिन फिर 5वें दिन उसी को बार बार रिपीट करती थी। यानी कि जो मैंने आज पढ़ा उसको फिर मैं 7वें दिन भी पढ़ूंगी, आज के बाद पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा। यानी कि जो जो वो पढ़ती जाती थी उसी को बार बार रिवाइज करती थी, ताकि उनकी तैयारी अच्छी बनती रही। और वो जो आप जानते हैं कि उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। IAS टीना डावी जी जो है इंडिया में उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी UPSC में। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि फ्रांसिस बुकानन कौन थे। तो फ्रांसिस बुकानन एक स्टॉकिस्ट चिकित्सक, सर्वेक्षक, वनस्पति शास्त्री और जीव विज्ञानी थे, जिन्होंने 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में काम किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया, भारत के भौगोलिक और आर्थिक सर्वेक्षण किए और बंगाल सरकार के निर्देश पर व्यापक सर्वेक्षण भी किए थे। फिर आता है चनहूदड़ों में किन पदार्थों से मनके बनाए जाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तो चनहूदड़ों में मनके बनाने के लिए कॉर्नेलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज और सेल खड़ी जैसे पत्थरों का उपयोग होता था। इसके अलावा तांबा, कांस्य, सोना जैसी धातुओं और फाइनेस व टेराकोटा जैसी सामग्री का भी उपयोग किया जाता था। तो फाइनेस क्या होता है? तो ये जो है एक प्रकार का चमकीला चीनी मिट्टी का पदार्थ होता है, और टेराकोटा जली हुई मिट्टी का पदार्थ होता है। तो आपने इसमें एक शब्द पढ़ा सैल खड़ी। तो सैल खड़ी आप जानते हैं कि सैल खड़ी जो है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस धातु की बनी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है सैल खड़ी की बनी हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। बहुत ज्यादा आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से चलती रहे। फिर आता है किन्हीं 4 महाजनपदों का उल्लेख कीजिए। तो आप जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 16 महाजनपद थे, जिनमें सबसे बड़ा जो शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। मगध की राजधानी पहले हुआ करती थी राजगीर, बाद में उसकी राजधानी बदल कर दी गई थी पाटलिपुत्र। तो किन्हीं 4 महाजनपदों का उल्लेख, जिनमें मगध, कौशल, अवंती और वत्स हैं, ये 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख थे, जिनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलती है। तो 4 महाजनपद जो बड़े थे वो कौन कौन से थे? मगध, कौशल, अवंती और वत्स। ये जो है 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख हुआ करते थे। इनकी जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो इन दोनों से जो है इनकी जानकारी मिलती है। फिर आता है अलवार और नैनार से आप क्या समझते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। अलवार कौन थे? जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और नैनार कौन थे? जो भगवान शिव की पूजा करते थे। नैनारों की संख्या कितनी थी? 63 थी। और अलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। तो अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे और नैनार जो है भगवान शिव के भक्त थे। अलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और नैनारों की संख्या कितनी थी? 63। तो ये प्रश्न भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि नैनारों की संख्या कितनी थी और अलवारों की संख्या कितनी थी। अलवार कौन थे? अलवार जो है भगवान विष्णु के उपासक थे। और नैनार कौन थे? जो है भगवान शिव के उपासक थे। तो ये सारे प्रश्न आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। 20